जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़े यहाँ पे उत्तराखंड में गोरखा शासन और किस प्रकार उन्होंने यहाँ पे क्रूरता से शासन किया। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 1814 से 1816 तक 2 साल यहाँ पे निरंतर आंग्ल गोरखा युद्ध चलता है, जिसके बाद पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज ज़्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करते हैं कि हमने इससे पहले थोड़ा सा देखना कि उत्तराखंड में क्या क्या घटनाएं हो रही थी उसके। सपोज है हमारे पास उत्तराखंड एक आयताकार का है, और यहाँ पे हमने देखा था कि 1804 के बाद यहाँ पे संपूर्ण उत्तराखंड में कौन आ गए थे, गोरखा लोग आ चुके थे। और 1804 में खोबड़ा के युद्ध में यहाँ पे प्रद्युमन शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और 1804 और 1790 दो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1790 से यहाँ पे पूरे कुमाऊं में कौन आ गए थे, गोरखा आ गए थे। और 1804 के बाद गढ़वाल में तुम्हारे पास कौन आ गए थे, गोरखा आ गए थे। ठीक है, तो 1816 तक 15 तक तुम्हारे पास कौन रहे यहाँ पे, गोरखा कौन रहे, गोरखा। ठीक है, तो उसको हमने पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे गोरखाओं ने इन 10-15 सालों में यहाँ पे क्रूरता से शासन किया। यहाँ की जनता को उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे परेशान किया था, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे टैक्स लिए थे। और उसके बाद आपने देखा था कि 1814 से लेकर के 1816 तक यहाँ पे 2 सालों तक निरंतर यहाँ पे क्या चलता है, युद्ध चलता है। उससे हम कहते हैं आंग्ल गोरखा युद्ध कहते हैं। ठीक है, और उसमें आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे गोरखाओं ने अपनी वीरता को दिखाया था। और यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं, जिसे हम नाला पानी का या खल्लंगा का युद्ध भी कहते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे पास लाल मंडी के किले का युद्ध होता है, जिसके बाद संपूर्ण पूरे उत्तराखंड में तुम्हारे पास कौन आ जाएंगे, यहाँ पे ब्रिटिश कौन आएगा, ब्रिटिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2-3 संधि पढ़ी थी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे संधि है, जो कि पूरे के पूरे जो तुम्हारे पास यहाँ पे हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पे गोरखाओं का शासन यहाँ पे कम हो जाता है। जिसमें हमने 2 डेट याद रखनी है, एक है 2 दिसंबर 1815, और एक याद रखना है आपको 4 मार्च 1816। ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर 1816 को मैंने कहा था कि जो यहाँ पे एक बिहार के सिगौली में, कहाँ पे, बिहार के सिगौली, या जिसे हम कहीं कहीं पे इतिहासकार उसको संगोली भी लिख रखा है। तो सिगौली की संधि होती है, जिसे हम सिगौली की संधि कहते हैं। यहाँ पे नेपाल और ब्रिटिश शासन के बीच, सरकार के बीच एक संधि होती है। और उसमें ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व तुम्हारे पास करते ब्रेड शो कौन करते, ब्रेड शो करे थे। और ब्रेड शो वर्सेस तुम्हारे पास नेपाल के राजा उस टाइम थे विक्रम शाह, कौन थे, विक्रम शाह। और विक्रम शाह तो यहाँ पे आते हैं खुद नहीं, तो वो अपने दरबार के राजकवि, उसका नाम था तुम्हारे पास गजराज मिश्र। क्या था, गजराज मिश्र। थोड़ा आप लोग कल के उसमें थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन करना, वहाँ पे गलती से गिरिराज मिश्र हो गया, उसका नाम करना आप गजराज मिश्र। ठीक है, ये उनके राजकवि थे। और इनके साथ इनके साथ तुम्हारे पास कौन थे, चंद्रशेखर उपाध्याय, चंद्रशेखर उपाध्याय। तो इनके बीच एक संधि होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या कहा जाता है कि जो तुम्हारे पास कुमाऊं वाला क्षेत्र है, काली नदी से पश्चिम में तुम्हारा पूरा कौन रहेगा, अब ब्रिटिश रहेगा। और उसके बाद जो तुम्हारे पास सिक्किम वाला क्षेत्र भी था, और जो बुटवल था उसके नीचे तुम्हारे पास ब्रिटिश हो गया था। और सिर्फ इनको अपने नेपाल वाले क्षेत्र में ही गोरखाओं को सीमित रहना पड़ा। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे अब ब्रिटिश शासन यहाँ पे शुरू होती है। और उसके इस सिगौली की अब 4 मार्च 1816 को सिगौली की संधि को तुम्हारे पास क्या किया गया, यहाँ से अनुमोदन किया, क्या किया गया, अनुमोदन किया गया। इस दिन से इसको माना गया। ठीक है, वहाँ के राजा विक्रम शाह के द्वारा उसके बाद इस संधि को माना गया। ठीक है, लेकिन संधि तुम्हारे पास कब हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, सिकोली नामक स्थान पर। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 2 चीजें हुई थी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे गोरखाओं से पहले यहाँ पे 2 राज शक्तियां थी। एक तुम्हारे पास थे परमार, कौन थे, परमार। और यहाँ तुम्हारे पास थे चंद्रवंश, कौन थे, चंद्रवंश। ठीक है, तो परमार वंश के जो अंतिम शासक थे तुम्हारे पास कौन थे, प्रद्युम्न शाह, कौन थे, प्रद्युम्न शाह थे, जो कि 1804 को खोबड़ा के युद्ध में वीरगति हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद प्रद्युम्न शाह के बाद इनके पुत्र तुम्हारे पास कौन थे, सुदर्शन शाह थे। ये सुदर्शन शाह कौन थे, सुदर्शन शाह। और ये वही सुदर्शन शाह है जो कि तुम्हारे पास मेरठ छावनी में अंग्रेजों को क्या लिखते थे,
लेटर लिखते थे कि जनाब आओ हमारी सुरक्षा करो, हम जो गुरखाओं ने हमारे राज्य पर जो यहाँ पे अटैक किया हुआ है उन्हें दोबारा हमें लौटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे सुदर्शन साधे और ये चंदू में आपको पता है कि मैंने कहा था कि देवी चंद के बाद किस बाद देवी चंद के बाद चंद्रवंश का अवनति काल यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि बाद में मैंने कहा था कि मोहन चंद कौन था, मोहन चंद, उसके बाद तुम्हारे पास था महेंद्र चंद, कौन था, महेंद्र चंद, मतलब कि चंद्रवंश का कोई भी वारिस यहाँ पे जिंदा नहीं था, इसलिए यहाँ पे चंद्रवंश पूर्ण रूप से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और एक ही उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट वजीर था हर्षदेव जोशी, देखो वो तो उस टाइम से बुढ़ हो गया था, उसने इतने ज्यादा यहाँ पे राजाओं की बदली भी करी। मानते हैं कि हर्षदेव जोशी ने यहाँ पे 7 या 8 नरेशों को राजगद्दी पर बैठाया था, इसलिए उसे कुमाऊं का किंग मेकर भी कहते हैं, ठीक है। अब हर्षदेव जोशी, अब देखो कुमाऊं की गद्दी तो कहीं ना कहीं तुम्हारी क्यों गई, खाली क्यों गई, खाली हो गई। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन बचे, अब गढ़वाल में तुम्हारे पास कौन थे, सुदर्शन शाह। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हो गई थी, जब अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह के बोलने पर यहाँ पे युद्ध किया, तो सुदर्शन शाह, मैंने कहा था कि जब यहाँ पे गुरखा शासन आगे थे, तो सुदर्शन शाह मैंने कहा था कि हरिद्वार कहाँ पे, हरिद्वार में, ये हरिद्वार के जंगलों में उन्होंने वहां पे प्रवास किया, और यहाँ पे ज्वालापुर में, हरिद्वार के ज्वालापुर में हो गया, ठीक है, कनखल में हो गया, इन जगहों इन्होंने यहाँ पे गुरखाओं से बच करके यहाँ पे क्या था, प्रवास किया था। तो उनके पास ना तो कोई तुम्हारे पास क्या थी, सेना नहीं थी, और ना तो उनके पास कोई जनता का क्या था, सहयोग था। मतलब कि वो राजा सिर्फ नाम मात्र का है, किसके उत्तराधिकार के तौर पर, कि हाँ भाई मेरे पिता। लेकिन देखो जनता का उस टाइम पे मैंने कहा था कि बुलंदा बद्रीस, क्या कहते थे, बुलंदा बद्रीस, अपने राजा को एक उपाधि दी थी। ये मतलब कि उस टाइम के राजा की गढ़वाल में एक चीज मानते हैं, देवीय शक्ति, क्या मानते हैं, देवीय शक्ति सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवीय शक्ति सिद्धांत। ये उस टाइम के यहाँ पे परमार वंशीय गढ़वाल के राजाओं का देवीय शक्ति सिद्धांत चलता था। वहां की जनता अपने राजा को मतलब कि देवी या देवता के समान मानते थे, इसलिए मतलब कि पूरा कहीं ना कहीं उनका रुख किसके साथ होगा, सुदर्शन शाह के साथ होगा। लेकिन सुदर्शन शाह का जनता है नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आप देखते हैं कि 1830 नवंबर 1814 को मैंने कहा था कि नाला पानी की युद्ध में यहाँ पे जिलेस्पी हार जाते हैं, और यहाँ पे उनके 600-700 तुम्हारे पास जो भी कितना थे यहाँ पे जो गोरखा थे वो यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। उनकी याद में मैंने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक खलंगा का किला भी बना रखा है, और एक तुम्हारे पास नाला पानी किला भी बना रखा है, ठीक है, उनकी याद में, उनकी याद में यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे 1804 के बाद देखो इतनी बड़ी सेना ने युद्ध लड़ा यहाँ पे, किसके बोलने पर, सुदर्शन शाह के बोलने पर। और सुदर्शन शाह की उसमें कोई ना तो कोई सेना थी, ना तो उसमें कोई उसने जनता का उनका साथ दिया था। इसीलिए सुदर्शन शाह को यहाँ पे अंग्रेजों ने पेनल्टी लगाई थी कि भाई तुम्हारे बोलने पर हमारे इतने सेना यहाँ पे मर गई, हमारे यहाँ पे इतने मतलब कि हथियारों की यहाँ पे कमी हो गई थी, तो तुम्हारे कारण हमको जितने भी हमें क्या हुई थी, यहाँ पे कमी हुई थी, या फिर हमारे इतनी चीजों की यहाँ पे वो हो गई थी, उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी, सुदर्शन शाह को। जितना भी यहाँ पे खर्चा आया था सेना का, इसमें युद्ध में, नाला पानी की युद्ध में, उसकी भरपाई किसे करनी पड़ेगी, सुदर्शन शाह को। और सुदर्शन शाह को कितने रुपए, 8 लाख या कहीं पे 7 लाख, कितने रुपए, 7 लाख रुपए पर ईयर, 7 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पे उसको देना पड़ता था। ये कोई टैक्स नहीं है, ये उस ब्रिटिश सेना का जितना भी यहाँ पे खर्च आया था, वो तो किसको लौटाना था, सुदर्शन शाह को। अब सुदर्शन शाह के पास मैं कह रहा हूँ कि 1804 के बाद ना उसके पास जनता है ना पब्लिक है, तो उसके बाद ना तो क्या तुम्हारे पास टैक्स भी नहीं है। लेकिन उस इसलिए याद रखना कि अब देखो गढ़वाल में उस टाइम पे क्या हो रहा था, इसका थोड़ा सा ढंग से देखना यहाँ पे, इसको ढंग से समझ के लेके चलना है आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ जैसे ये उत्तराखंड है, ये क्या है, उत्तराखंड है, और चलो कुमाऊं तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा किसके साथ हो गया, ब्रिटिश, किस पास हो गया, ब्रिटिश। यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा का पूरा ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे चंद्रवंश का कोई भी वारिस जिंदा नहीं था। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, ठीक है, जब यहाँ पे 7 लाख रुपए कहते हैं सुदर्शन शाह यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके बीच श्रीनगर में, कहाँ पे, श्री श्रीनगर में क्या होती है, एक संधि होती है सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच में। अब आप लोग देख कि जैसे चमोली है, ये क्या तुम्हारे पास कौन सा है, थोड़ा सा इमेज करो यहाँ पे, कुमाऊं का तुम्हारे पास बागेश्वर के बगल में तुम्हारे पास कौन है, चमोली, कौन है, चमोली है, ये तुम्हारे पास चमोली है, ये तुम्हारे पास रुद्रप्रयाग क्या है, फिर आपको पता है ये टीरी है, ये यहाँ पे उत्तरकाशी है, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन है, देहरादून को है, और यहाँ पे तुम्हारे पास है पौड़ी, क्या है, और यहाँ तुम्हारे पास है हरिद्वार, कौन सा है, हरिद्वार। थोड़ा यहाँ पे इमेज करो। अब इसलिए चमोली जिले से आपको पता है कि एक नदी बहती है हमारी अलकनंदा, कौन सी बहती है, अलकनंदा नदी बहती है, ये देखो आपने, ये अलकनंदा बहती है, क्या बहती है,
अलग नदी जो कि तुम्हारे पास टिहरी के देवप्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद पूरा हरिद्वार से तुम्हारे पास सीधा यहाँ से कहाँ पे मिलती है ये इलाहाबाद, कहाँ पे यहाँ पे आप होता है कि गंगा यमुना जमुना का संगम है इलाहाबाद में। अब यहाँ से जब ये नदी बहती है तो उस टाइम जब ये 7 लाख रुपए पे नहीं कर पाते हैं कौन, कहाँ से करेंगे उनकी बात, वो उस टाइम राजा तो थे नहीं ना, वो तो एक मतलब कि एक तुम्हारे पास एक सामान्य इंसान के तौर पर मतलब कि भटक रहे थे, कभी ज्वालापुर जा रहे, कहीं कनखल जा रहे, कभी जंगलों में गोरखाओं की दर से, ठीक है। तो उस टाइम पे इसीलिए श्रीनगर की संधि में अंग्रेजों ने ये बोला कि तुमको हमको अपना आधा राज्य कितना देना पड़ेगा, आधा राज्य का आधा राज्य की भूमि क्या देनी पड़ेगी, भूमि हमको देनी पड़ेगी, वरना तुम 7 लाख रुपए पेमेंट नहीं कर पाओ। उस टाइम पर 7 लाख मांगे, चलो कितना होता है, ठीक हो गया। अब देखो इसीलिए उनके भी एक संधि होती है, उसमें अलकनंदा नदी को सीमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीमा। और कहीं पे इतिहासकार लिखते हैं कि जो हमारे पास दून वाला क्षेत्र है और जो चंडी वाला क्षेत्र हरिद्वार का क्षेत्र है तुम्हारे पास देवरिया वाला क्षेत्र, ये मानते हैं कि उस टाइम पे जब यहाँ पे युद्ध चल रहा था उस टाइम पे जो ये सुदर्शन साधे कौन थे, सुदर्शन साधे, इन्होंने अंग्रेजों को वो 8 लाख में, कितने में, 8 लाख रुपए में इसको क्या करा था, बेच दिया था, ठीक है। अब इस पेमेंट में था ना कि कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 6 लाख है, ठीक है। तो मतलब कि देहरादून वाला हिस्सा तो टिहरी में आया नहीं, ठीक है। बचा तुम्हारे पास कौन सा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी। उत्तर का अब इसमें ये कहा गया है कि जो तुम्हारे पास अलग नदी है इसके पूरब में, इसके पूरब में, इसके पूरब वाला क्षेत्र तुम्हारे पास किसका होगा, राजा का होगा, किसका होगा, राजा का होगा। और इसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है, पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये तुम्हारे पास ब्रिटिश के पास होगा, किस पास होगा, इस इसलिए जो तुम्हारे पास आप जो आधा रुद्रप्रयाग और आधा तुम्हारे पास चमोली हो गया, पूरा का पूरा पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये पूरा का पूरा हरिद्वार तक तुम्हारे पास किसका था, ब्रिटिश का, किसका था, जिसे कि हम लोग कहते हैं ब्रिटिश गढ़वाल, क्या कहते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं। और उसके ऊपर का जो पश्चिम वाला हो पूरा वाला क्षेत्र हो गया नदी का। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होना, जैसे कोई नदी बैठी है, ये नदी का हो गया उत्तर वाला क्षेत्र, कौन सा हो गया, हाँ ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। तो ऊपर वाला क्षेत्र कहीं ना कहीं तुम्हारा किस हो गया, राजा का, और नीचे वाला तुम्हारा किस हो गया, ब्रिटिश का हो गया, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश गढ़वाल, जिसमें कि पूरा पूरा पौड़ी और पूरा का पूरा चमोली था, ठीक है। और कुमाऊं तो पूरा पूरा ब्रिटिश का था ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज है जो इसमें थोड़ा कमी हो ना, जो तुम्हारा पूरा वाला क्षेत्र है वो तुम्हारा ब्रिटिश का, ठीक है। अब पश्चिम वाला तुम्हारा किसका है, राजा का, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाले संधि होती है तो राजा के पास सिर्फ तुम्हारे पास कौन सा बताता है, पूरा का पूरा टिहरी, कौन सा बताता है, टिहरी, और एक तुम्हारे पास उत्तरकाशी का आधा क्षेत्र, जो रवाय वाला क्षेत्र है, ये तुम्हारे पास 1824 मिला, कितना मिला, 1824 में। उत्तरकाशी पूर्ण था, उत्तरकाशी का रवाय क्षेत्र भी किसी को ठेके में दिया था, वो भी टिहरी रियासत के अंतर्गत नहीं था। तो थोड़ा सा पूरा का पूरा टिहरी, आधा उत्तरकाशी और थोड़ा सा रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र, इन 3 जिलों को मिलाकर तुम्हारे पास क्या बना था उस टाइम पे, टिहरी, क्या बनता है, टिहरी। और टिहरी उससे हम कहते हैं अगर कोई राजा उस पर शासन करता है उस टाइम पे उसे कहते हैं टिहरी रियासत, क्या कहते हैं, टिहरी रियासत या टिहरी प्रिंसली, ठीक हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा केस ऐसा हो गया। अब देखना है कि हमको छोटे से क्षेत्र में आपको देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे राजा अपने राज्य को पुनः स्थापित करता है, अपनी जो प्रद्युमन शाह है अपने पूर्वजों द्वारा जो उनके द्वारा खोई हुई सत्ता है, उनके द्वारा खोई हुई जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको दोबारा कैसे यहाँ पे लौटाता है, वो देखना हमको इसके बाद टिहरी रियासत में। और नीचे का तुम्हारा पूरा तुम्हारा पास क्या है, ब्रिटिश क्या है, चाहे तुम्हारे पास कुमाऊं है चाहे तुम्हारे पास गढ़वाल, क्योंकि आपको पता है कि 1839 में यहाँ पे दो एक कुमाऊं जिला और गढ़वाल जिला बनता है। उससे पहले तुम्हारे पास पूरा क्या था, ब्रिटिश में, किसमें था, ब्रिटिश में। और इसको हमको पढ़ना है कमिश्नरी में, किसमें पढ़ना है, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे यहाँ पे नॉन रेगुलेशन यहाँ पे एरिया था, ठीक है। वि नियमन क्षेत्र, ठीक है। मतलब कि उस टाइम पे जो वाला क्षेत्र था इसमें सिर्फ एक, जैसे आज की डेट में आप लोग देते होंगे, जैसे एक होता है स्टेट, एक होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी होता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। उसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं पूरा किसका होता है, केंद्र का, कौन कौन होता है, केंद्र का। वहां पे पूरा का पूरा कौन होता है शासन, राज्यपाल, कौन होता है, राज्यपाल। उस टाइम पे भी मतलब कि उस टाइम का ये मान सकते हैं कि पूरा वहाँ की जो तुम्हारे पास जुडिशरी पावर हो गई, रूल रेगुलेशन बना, वो तुम्हारे पास पूरी की पावर एक प्रशासनिक अधिकारी को दी जाती थी, जिसे कि कमिश्नर कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब कि इस पूरे क्षेत्र में अब तुम्हारे पास शासन कौन करेगा, कमिश्नर कौन करेगा। मतलब कि अब उत्तराखंड को हमको 2 भागों में बांटना है, एक तुम्हारे पास टिहरी रियासत और एक पढ़ना तुम्हारे पास ब्रिटिश कमिश्नर, क्या पढ़ना है, यह जिसे हम कुमाऊं कमिश्नर भी कहते हैं। और पहले हम टिहरी रियासत को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ये एक दूसरे के समकालीन होंगे, क्यों होंगे, समकालीन होंगे।
ठीक है, क्योंकि 1815 के बाद इसकी भी स्थापना होती है और कुमाऊं कमिश्नर की भी क्या होती है, स्थापना होती है। इसलिए पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिहरी रियासत। अगर मैं टिहरी रियासत से बात कर रहा हूँ तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं टिहरी, उत्तरकाशी और आधा रुद्रप्रयाग की बात करता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हेडिंग डालना यहाँ पे, टिहरी रियासत के जो पहले राजा थे तुम्हारे पास कौन थे, सुदर्शन शाह। तो पहला हेडिंग डालो सुदर्शन शाह। अब देखो यहाँ पे सुदर्शन शाह, अब सबसे पहले देखो कि सुदर्शन शाह क्या क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सुदर्शन शाह अपनी खोई हुई जनता की वो किस प्रकार से लौटाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले काम रखिए होगा जनता का क्या करना, खोई हुई जनता का विश्वास जीतना। क्योंकि इससे पहले जनता पर यहाँ पे शासन किसने किया था, गोरखाओं ने। किसने किया था, और गोरखाओं को मैंने कहा था कि इतनी क्रूरता थी कि महिलाओं को छत पे जाने का तक अधिकार नहीं था। किनके टाइम पे, इनके टाइम पे। ठीक है, देश निकालने पर भी टैक्स पड़ता था। अब सबसे उस टाइम पर न्याय न्याय व्यवस्था आप लोगों को पता है कि तुम्हारे पास कैसी व्यवस्था थी, दीप व्यवस्था। कैसी थी, दीप व्यवस्था। ठीक है, चाहे तुम्हारे पास गोला दीप है, तराजू दीप है। ठीक है, इतनी प्रकार मतलब इन्होंने इतना परेशान किया था कि जनता मतलब कि न्याय मांगने को जाती ही नहीं थी, क्योंकि न्याय भी इस प्रकार था। ठीक है, तो मतलब कि इन 10-15 सालों में गोरखाओं ने यहाँ पे इतनी क्रूरता से शासन किया, यहाँ की जनता का इतना ज्यादा शोषण किया, जनता बहुत ज्यादा हो गई थी, परेशान हो गई थी। इसलिए कहीं ना कहीं जनता का दोबारा पास किस पर विश्वास था, राजा पे। किस पे था, राजा पे। इसलिए राजा को अपना विश्वास जीतना पड़ता है। और जो राजा है, अब देखो जो तुम्हारा टिहरी वाला क्षेत्र है वो उतना मतलब कि क्या है, संसाधनों से लेस है। क्या है, मतलब कि संसाधन वहाँ पे बहुत कम है। संसाधन क्या है तुम्हारे पास, सीमित है। अब देखो ना, टिहरी उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, और थोड़ा जो रवाई वाला क्षेत्र है, जहाँ हमारा रवाई, जो रवाई किसे कहते हैं, जो तुम्हारे पास यमुना नदी वाला घाटी वाला क्षेत्र है ना, जो तुम्हारे पास बड़कोट हो गया, पुरोला हो गया, वहाँ थोड़ा कि अनाज के लिए थोड़ा ठीक है। अब वो भी तुम्हारे पास किसके पास नहीं था, टिहरी रियासत के पास नहीं था। और सिर्फ एक टिहरी है। आप ऊपर लोगों को जीके में पढ़ते होंगे, जो वन रिपोर्ट आती है उसमें आप दे देंगे सबसे ज्यादा झाड़ियाँ तुम्हारे पास कहाँ है, टिहरी में। तो लगाओ कि उस टाइम पे जो मुख्य संसाधन तुम्हारे पास क्या था, अनाज। क्या था, अनाज था, भूमि थी। राजस्व का सबसे मुख्य स्रोत तुम्हारे पास क्या था उस टाइम पे, अनाज था। और यहाँ पे कृषि के नाम पे बिल्कुल जीरो था। क्या था, जीरो जीरो था। इसलिए जनता को अपने राज्य को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि राज्य को बनाने के लिए हमेशा तुम्हारे पास क्या चाहिए, आर्थिक व्यवस्था। क्या चाहिए, आर्थिक व्यवस्था। वो तुम्हारे पास कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। इसलिए राजा कहीं ना कहीं जनता पे शुरुआत में बहुत ज्यादा क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। और इसी को देखूंगी, इसमें तुम्हारे पास विद्रोह किस किस प्रकार से टिहरी रियासत में तुम्हारे पास क्या होते हैं, विद्रोह होते हैं। तो सबसे पहले डालो आज सुदर्शन शाह, और ये लिख रहे तुम्हारे पास 1815 से 1859 तक। और पहला काम इन्होंने क्या करा, इन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी, 28 दिसंबर 1815 को बनाई थी। ठीक है, और जब इस दिन ये राजधानी बनाई थी, आप लोगों को पता है कि ये लोग सबसे मतलब कि किसको मानते हैं, बद्री विशाल जी को मानते हैं। ये मानते हैं कि महाराजा बद्री विशाल जी के क्या है, उसके रूप में। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी भी देखते होंगे कि जैसे हमारे बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं ना, तो उसकी डेट कौन तय करते हैं, टिहरी वाले। कौन करते हैं, टिहरी वाले जो राज दरबारी वहाँ के हैं वो करते हैं। वो जो मतलब कि जो टाइम निकालते हैं कि इतना तारीख को हमारे भगवान जी के कपाट खुलेंगे, ये पूरा का पूरा कब कपाट बंद होंगे, इसका पूरा निर्धारण तुम्हारे पास कौन करता है, टिहरी वाले अभी भी करते हैं, लगाओ। ठीक है, तो इसीलिए जब आप मतलब कि जो भी चीज कर रहे हैं, तो वहाँ के जो राजा लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिष किससे, जो वहाँ के ज्योतिष आचार्य होते हैं, वो पूरा लगन निकाल करके, टाइम निकाल के, पूरे ग्रहों को मेल मूल निकाल करके ये टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब इन्होंने अपने मानते हैं कि जब इन्होंने अपनी राजधानी को टिहरी बनाया था, उस टाइम पे जो तुम्हारे पास टिहरी की राजधानी, जो टिहरी की क्या है, राशि है, जैसे आप लोगों की राशि थी ना, वो तुम्हारे पास कौन सी थी, सिंह राशि थी। अब लगाओ उस टाइम की ज्योतिषी इतनी भयंकर थी, उस टाइम के विद्वान लोग इतने प्रखंड विद्वान थे। उस टाइम के ब्राह्मणों ने कहा भी था कि जो तुम्हारे पास टिहरी है, उसकी तुम्हारे पास कौन सी आयु है, अल्प आयु, अल्प आयु मानी गई उस टाइम पे। हाँ, आप लोग देखेंगे आज के दिन में टीवी तुम्हारे पास क्या बन गया, वहाँ पूरा डैम बन गया। लगाओ कहीं कहीं के इनकी जो इन्होंने जो भविष्यवाणी करी थी, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे क्या निकली, सच निकली। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना मतलब कि भरोसा करना पड़ता है, हमारी परंपरा चली आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है कि इन्होंने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी स्थापित किया था। ठीक है, और वहां पर इन्होंने एक राजभवन बनाया था। क्या बनाया था, राजभवन बनाने में क्या था, स्टार्ट किया था। भाई देखो राजा, अब अगर राजा भी उसी झोपड़ी में रह रहा है और जनता भी वहीं रह रही है, तो राजा और जनता के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम अपना अलग से क्या बनाएंगे टिहरी में, राजभवन क्या बनाएंगे, राजभवन बनाएंगे। 1815 से बनाना शुरू हो गया था, लगा लो
इतना वहां पे अकाल था। और तब जाके 1848 में बना, कितना बना, 1848 में टिहरी में राजभवन बनता है, जिससे कि आज के दिन में कहते हैं पुराना दरबार, क्या कहते हैं, पुराना दरबार भी उसे हम कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी चीज यहाँ से याद करने के लिए अगर पेपर की दृष्टि से अगर देखते हैं तो सबसे पहले ये आएगा कि राजधानी कब बनी, तो 28 दिसंबर 1815 को बनी। 1815 को प्रीतम शाह ने, कौन आता है, प्रीतम शाह। क्योंकि मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास ललित शाह थे उनके 4 पुत्र थे, जयकृत शाह हो गया और पराक्रम शाह हो गया और प्रद्युमन शाह हो गया और प्रीतम शाह। और प्रीतम शाह को तुम्हारे पास कहाँ ले गए थे, नेपाल, कहाँ ले गए थे उस टाइम पे, नेपाल ले गए थे। तो इसलिए 1815 में यहाँ पे प्रीतम शाह की भी टिहरी रियासत में क्या हो जाती है, वापसी हो जाती है। 18 सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अब सुदर्शन शाह, अब हमको क्या पढ़ना है, उसने मेरी राजधानी तो बना दी वहां पे, ठीक है, अपना राज्य स्थापित कर दिया। और अब देखने की वहां पे कौन कौन से कार्य करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, भूमि बंदोबस्त, क्या करेगा, भूमि बंदोबस्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे पास भूमि बंदोबस्त। आज लोग, आप देखते हैं कि आजकल लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं सिर्फ किस चक्कर में, भूमि, किस चक्कर में, आप लोग बनेंगे हमको भू कानून लाओ, भू कानून लाओ, ठीक है। एक पूरा अलग से लेक्चर पढ़ेंगे भूमि बंदोबस्त या भू कानून के बारे में, उसमें क्या क्या विवाद चल रहा है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, भूमि बंदोबस्त। तो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त को 1823 में टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह द्वारा सबसे पहला भूमि बंदोबस्त होता है 1823 में होता है। भूमि बंदोबस्त में कि हमारे पास कितनी भूमि है उसका हमको ऑडिट करना, उसका यहाँ पे क्या करना, लेखा जोखा, कितना भूमि का है, क्या है, कितना टैक्स कहाँ से आएगा, वो पूरा का पूरा इसे हम कहते हैं भूमि बंदोबस्त या उसको लैंड सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो 1830 में जब भूमि बंदोबस्त हुआ था तो इसी भूमि बंदोबस्त के तहत 1824 में, कितने में, 1824 में मैं कह रहा हूँ जो रवाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि मैंने कहा था कि रवाई वाला क्षेत्र अभी टिहरी रियासत के अंतर्गत नहीं आता था। और 1824 में रवाई क्षेत्र, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेना कि रवाई क्षेत्र को टिहरी में शामिल किया गया, एक पॉइंट, ठीक है, 1824 में। देखो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, इसलिए हमको धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है जिससे कि हमको याद करने में सहूलियत मिल सकती है। 1820 में याद रखिए यहाँ पे एक ब्रिटिश पर्यटक आते हैं, कौन आते हैं, ब्रिटिश पर्यटक आते हैं यहाँ पे, उसका नाम था मूरक्राफ्ट, क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास, मूरक्राफ्ट है, ठीक है। इनकी पुस्तक भी अर्ली ट्रेवल इन तिब्बत, ऐसे नाम से इनकी कोई पुस्तक भी है। और उसमें इन्होंने जो मूरक्राफ्ट जब यहाँ पे आए थे उन्होंने देखा था कि जो यहाँ की टिहरी रियासत के राजा कौन है, सुदर्शन शाह है, ठीक है। जब ये तिब्बत से लौट रहे थे ना तो उस टाइम पे इन्होंने लिखा था कि जो यहाँ पे टिहरी के राजा कौन है, सुदर्शन शाह, कौन है, सुदर्शन शाह। और इन्होंने देखा कि इनका मतलब कि कला के प्रति क्या है तुम्हारे पास, मतलब कि झुकाव ज्यादा, ठीक है, कला के प्रति इन्होंने देखा कि इनका बहुत ज्यादा झुकाव हो गया, ठीक है। क्योंकि इनको उसमें मैंने कहा था कि मोलाराम हो गया, ठीक है, माणको हो गया, ठीक है, ये भिन्न प्रकार के यहाँ पे चित्रकारी थे, ठीक है। और इनको यहाँ पे साहित्य प्रेमी भी कहते हैं, किनको, सुदर्शन शाह को। इन सभी चीजों को देखते हुए सुदर्शन शाह को मूरक्राफ्ट ने एक नाम दिया था, उसे क्या कहते हैं, कलाविदों का, इसको एक थोड़ा सा लेना कि कलाविदों का शिरोमणि कहते हैं, कलाविदों का शिरोमणि कहते हैं। अगर आगे कलाविदों का शिरोमणि किसे कहते हैं तो सुदर्शन शाह को कहते हैं। किसके द्वारा ये पदवी दी गई, तो मूरक्राफ्ट के द्वारा दी गई। और इसको थोड़ा सा एक दो चीज नाम और इसके, एक है अजब राम, क्या है, अजब राम ने इनको कहा था दाता ज्ञाता सुरमा, क्या कहा था, दाता ज्ञाता सुरमा। भजन राय कवि, एक कवि थे इनके, भजन राय थे, इन्होंने इनको कहा दृढ़ वचनों वाला राज्य का राजा का, ठीक है। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करा, इन्होंने अपने ग्रामों की व्यवस्था करने के लिए, ग्रामों में व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने कमीन और सयानों की यहाँ पे क्या करी, नियुक्ति करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे है कामदार, क्या है, कामदार। कामदार का सबसे बड़ा काम था यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना, क्या करना, टैक्स को कलेक्ट करने वाले अधिकारी की यहाँ पे नियुक्त करी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, कामदार कहते हैं। और यही जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब 1861 में यहाँ पे भूमि बंदोबस्त होता है यहाँ पे भवानी शाह के द्वारा, उस टाइम पे इन जो कामदारों को पटवारी कहते हैं, क्या कहते हैं, पटवारी, एक प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे क्या थी। और लेकिन मतलब कि इन कामदारों को काम भी किया तुम्हारे पास पटवारी के बराबर इनके अधिकार थे, बशर्ते वो 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए चुने जाते थे, ठीक है, ठीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके उसमें लेना कि इनके दरबार में तुम्हारे पास प्रमुख चित्रकार थे, वो थे तुम्हारे पास मौलाराम, चेतू और मार्गो। सबसे इंपॉर्टेंट है मौलाराम, चेतू और मार्गो, ठीक है। और मौलाराम तो आपको पता है कि 1743, कितने से, 1743 इनका जन्म हो गया था। और ये तुम्हारे पास मैंने कहा था कि इनके जो वंशज थे सबसे तुम्हारे कौन थे, श्यामदास, कौन थे, कुंवर श्यामदास थे। फिर तुम्हारे पास हरदास थे, फिर तुम्हारे पास कौन थे, हीरालाल, कौन थे, हीरालाल थे। और फिर मतीराम, कौन आए, मतीराम। फिर तुम्हारे पास कौन आए, मौला
राम। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछना है कि इनके वंशज तुम्हारे पास कौन कौन थे, तो श्यामदास, मैंने कहा था कि सुलेमान टिपू के साथ आए थे यहाँ पे, श्यामदास, हरदास, हीरालाल मटरा, और इनका लास्ट वंश तुम्हारा कौन था, मोलाराम। ये पेशे से एक सुनार हुआ करते थे, और ये इनके उसमें प्रमुख चित्रकार थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रदीप शाह के शासनकाल से क्या है तुम्हारे पास, हमारे परमार्थ शासकों के दरबारी चित्रकार है। ठीक है, कौन, मोलाराम जी। और चेतु और मानको भी इनके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, जब हम यहाँ पे उत्तराखंड का हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लोक साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ की लोक संस्कृति पढ़ेंगे, उसमें हम प्रमुख चित्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि यहाँ पे मोलाराम, चेतु और मानको का नाम भी आएगा। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक थोड़ा सा याद रखना कि जो तुम्हारे पास मोलाराम है, क्या है, मोलाराम, क्योंकि मोलाराम मैंने कहा था कि यहाँ पे सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे, इसलिए यहाँ पे मोलाराम ने एक सबसे प्रमुख यहाँ पे एक कविता लिखी, इसे क्या कहते हैं, इसे एक नाम देते हैं सुदर्शन दर्शन। इसने सुदर्शन दर्शन नाम की एक क्या लिखी थी, कविता लिखी, क्या लिखी थी, कविता लिखी थी। और इसमें इन्होंने सुदर्शन शाह को दो तीन नामों से वो किया था, उस समय क्या कहते हैं, एक निरूपण क्या कहा था, खसिया नृप क्या कहा था, खसिया नृप कहा था, और क्या कहा था, सोम क्या कहा था, सोम कहा था। ठीक है, अब मतलब कि इन चीजों से, मतलब कि इन चीजों को से हम ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारे पास सुदर्शन शाह और मोलाराम थे, इनके बीच जो संबंध थे वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं क्या रहे होंगे, खराब रहे, क्यों रहे होंगे, खराब रहे होंगे। सुदर्शन शाह और मोलाराम के बीच कहीं ना कहीं संबंध खराब रहे होंगे। ये क्यों रहेंगे, क्योंकि मोलाराम का झुकाव थोड़ा थोड़ा किनके साथ था, गोरखा शासक, किसके, गोरखा शासक के बीच था। क्योंकि इन्होंने एक, उनको खुश करने के लिए मैंने कहा था कि एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था, रण बहादुर, रण बहादुर चंद्रिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रण बहादुर चंद्रिका नामक जो पुस्तक है वो भी तुम्हारे पास किसकी है, मोलाराम की है। इसका संबंध आप मान सकते हैं कि मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास वहां पे रण बहादुर शाह थे, उसने इस पुस्तक को लिखने के बाद इस मोलाराम को क्या दी थी, जागीर क्या दी थी, कहीं की यहाँ पे जागीर भी दी थी। इसीलिए इनके समय इनसे अच्छे थे। अब इन्होंने इतना, अब तुम एक खुद लगाओ यार, इसके पिता को किसने मारा था, रण बहादुर शाह के, नहीं तुम्हारा था कहीं ना कहीं, और उसके संबंध किसके साथ है, मोलाराम के। अब जब यहाँ से गुर्गा हट गए तो उसने किसे शरण ले ली, सुदर्शन शाह के। तो ऑब्वियसली इसके इसके संबंध कहीं ना कहीं तुम्हारे पास क्या होंगे, अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए इसने यहाँ पे सुदर्शन दर्शन में इसको क्या कहेगा, खसंद्र हो गया, सुम हो गया। ठीक है, ये विभिन्न यहाँ पे नामों से यहाँ पे संबोधित किया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें मोलाराम सिर्फ इतने याद रखिए, इसको यहाँ पे क्या रहा, सुदर्शन दर्शन नामक कविता को उसने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, और मैंने कहा था कि सुदर्शन शाह एक मतलब कि एक योग्य शासक के साथ साथ मैंने कहा था एक साहित्य प्रेमी भी थे, एक कवि भी थे। और उसने उन्होंने यहाँ पे एक सभासार ग्रंथ की भी क्या करी थी, रचना की थी। और ये तुम्हारे पास कौन सी भाषा, अगर पेपर में आता है कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। इसमें कितने खंड हैं, 7 खंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए ये नहीं आएगा सभासार ग्रंथ किसने लिखी, तो सबको पता है कि सुदर्शन शाह लिखी। अगर आएगी कौन सी भाषा में है, तो वहां पे संस्कृत दे देगा, ब्रज दे देगा, और दे देगा गढ़वाली। तो कौन सी भाषा का है, ब्रज भाषा का है। और इसमें 7 खंड है। और इसमें इन्होंने खुद को किस नाम से संबोधित किया है, सूरत कवि के नाम से। ठीक है, इन्होंने इनको इसमें अपना टाइटल नाम तुम्हारे पास क्या दे रखा है, सूरत कवि दे रखा है। ठीक है, और इनके राज कवि कौन थे, हरिदत्त शर्मा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके राज कवि तुम्हारे पास कौन थे, हरिदत्त शर्मा है, जिन्होंने यहाँ पे संस्कृत भाषा के 2 नाटक लिखे, एक धर्मवली और एक सभाभूषण नाटक। ये संस्कृत भाषा के, किस भाषा के हैं, संस्कृत भाषा में इन्होंने 2 नाटक लिखे, जिनमें से कि एक है धर्मवली और सभाभूषण नाटक। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे 4 न्यायालय की स्थापना की थी। कितने न्यायालय की स्थापना कर दी, 4 न्यायालय। वो तुम्हारे पास, अब देखो फौजदारी, एक मैंने कहा था कि एक तुम्हारे पास कौन है, फौजदारी, कौन सा है, फौजदारी। और एक तुम्हारे कौन सा है, दीवानी। ये तो पहले से भी थे ना, दीवानी और फौजदारी तो बहुत पहले से भी थी। इन्होंने 2 और लिखी यहाँ पे, कौन कौन थी वो, एक तुम्हारे पास थी वो कलेक्टरी, कलेक्टरी, और एक तुम्हारे पास थी सरसरी नाम की, सरसरी। यहाँ पे इन्होंने फौजदारी दीवानी पहले से थी, और इन्होंने यहाँ पे, अगर देखो उनके समय में तो 4 थी, लेकिन उन्होंने 2 और ऐड कर दी। तुम्हारे पास कौन सी, कलेक्टरी और सरसरी नाम की इन्होंने 2 क्या कर यहाँ पे न्यायालय, क्या न्यायालय की स्थापना भी कर दी। ठीक है, तो कौन कौन सी, 2 फौजदारी और दीवानी तो पहले से थी, और इनके साथ में 2 और ऐड हो गए, तो टोटल तुम्हारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, एक कलेक्टरी और एक
सरसरी, ठीक है। अब कलेक्टरी में तुम्हारे पास वही मतलब कि वही मुकदमे दर्ज होते थे जो कि मतलब कि बहुत देर में होते थे, जिनकी सुनवाई तुम्हारे पास होती थी देर में, ठीक है। कई ऐसे विवाद होते हैं, चाहे भूमि से हो गया, ठीक है, वो तुम्हारे पास उनको जो तुम्हारे पास सुनवाई के लिए जो तुम्हारे पास काफी देर लगता है, ठीक है। एक तुम्हारे पास सरसरी है, सरसरी मतलब कि वे मतलब कि उनके बारे में इसमें वे मतलब कि क्या कह सकता हूँ उसको, जैसे ना इसमें तुम्हारे पास बहुत देर से सुनाई होती थी, ठीक है। और इसमें वे मुकदमे थे जिनको कि मतलब कि जिनकी सुनवाई बहुत तेजी से, कितने से, बहुत तेजी से, ठीक है। हमारे पास ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी नहीं होता मतलब जैसे हीनियस क्राइम हो गया, ठीक है, तो उसकी सुनवाई हमको क्या करनी पड़ती है, जल्दी करनी पड़ती है। तो उसके तुम्हारे पास कौन से न्यायालय खुल गए थे, सरसरी अदालतों की यहाँ पे न्यायालय या अदालत कह सकते हैं, अदालतों की यहाँ पे किसने स्थापना करी थी, सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह से सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक कितना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ना, सुदर्शन शाह के शासनकाल में एक बहुत बड़ा तुम्हारे पास यहाँ पे विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सुदर्शन शाह के शासनकाल में यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, तो सुदर्शन शाह के शासनकाल में एक यहाँ पे सकलाना में, कौन से क्षेत्र में, सकलाना क्षेत्र में तुम्हारे पास एक क्षेत्र पता है, उसका नाम क्या है, अठूर, अठूर नामक एक पट्टी थी, अठूर नामक क्या थी, अठूर पट्टी क्या है, अठूर पट्टी है, ये तुम्हारे पास कहाँ पड़ती है, सकलाना क्षेत्र में पड़ती है। अब देखो जो सकलाना क्षेत्र है ये एक परगना है, क्या है, परगना है, बहुत सारी पट्टियों को एक परगना बनता है। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा इसका भौगोलिक विस्तार देखना आप लोग, तब थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे देखो ये हमारा टीर है, ये क्या है, सपोज तुम्हारे पास चमोली कुमाऊं हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास चमोली हो गया, यहाँ पे तुम्हारा रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, टीर क्या है, ऊपर उत्तरकाशी हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, देहरादून क्या है, देहरादून। जो नीचे तुम्हारा पौड़ी हुई, ठीक है, जो तुम्हारे पास टीरी वाला क्षेत्र है, टीरी वाले का क्षेत्र जो तुम्हारे पास मसूरी से टच होता है, कौन सा होता है, मसूरी। अब देखो मसूरी का आधा तुम्हारे पास देहरादून में आता है, आधा तुम्हारे पास आता है टिहरी में आता है। तो जो तुम्हारे पास है धनौल्टी वाला क्षेत्र है ना, सुकंडा वाला, वहां से इधर मसूरी तक के इस पूरे के पूरे यहाँ पे इस परगने को हम क्या कहते हैं, सकलाना, क्या कहते हैं, सकलाना। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना हो आपने, नागेंद्र सकलानी, क्या होगा, नागेंद्र सकलानी। और एक नाम आपने पढ़ा होगा, इन्हीं के छोटे भाई थे विश्वेश्वर दत्त सकलानी के थे, जिसे कि हम वृक्ष मानव भी कहते हैं, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ये अब सकलाना विद्रोह आप पढ़ते होंगे, फिर उस बार 1948 में, ठीक है, नागेंद्र सकलानी ने किस प्रकार से अपनी शहादत दी थी, ठीक है, सिद्धेश्वर सुमन के बाद, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कौन से पट्टी से पढ़ते हैं, सकलाना क्षेत्र से पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टिहरी और देहरादून मसूरी वाले क्षेत्र में पड़ता है, उसे हम सकलाना कहते हैं। इसमें सबसे बड़े नागेंद्र सकलानी है, और इसी सकलाना क्षेत्र में एक पट्टी है, देखो ये परगना है, अब परगना के अंदर तुम्हारे पास क्या होती है, पट्टियां होती है, उसमें एक पट्टी है तुम्हारे पास अठोर पट्टी, क्या है, अठोर पट्टी। तो सकलाना क्षेत्र थोड़ा सा इमेज बनाना, सकलाना क्षेत्र कौन से क्षेत्र को हम कहते हैं, और उसमें एक पट्टी पड़ती है अठोर, अठोर पट्टी कहते हैं, और वहां पे एक विद्रोह होता है जिसे हम क्या कहते हैं। अब देखो उस टाइम पे एक टैक्स था, क्या था, जो तुम्हारे पास यहाँ पे परमार वंश थे, शुरू से तुम्हारे पास एक टैक्स लेते थे, जो तुम्हारे पास पूरी भूमि में जो उपज है, क्या है, उपज है उसका 1/3, क्या, कितना, तीन, 1/3 भाग, कितना कितना भाग, उससे हम कहते हैं तिहाड़, क्या कहते हैं, तिहाड़। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परमार वंश टैक्स के तौर पर जनता से क्या करते थे कि उपज, उपज मतलब उनकी भूमि में जितना भी तुम्हारे पास धान की उपज हो रही है, ठीक है, कितना भी उत्पादन हो रखा है, उसका उनको 1/3 भाग या 1/3 भाग क्या करना पड़ता, देना पड़ता था। और उसे हम कौन सा कर कहते हैं, तिहाड़ कर। अब मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो हमारा टिहरी वाला क्षेत्र है, ये उतना उपजाऊ नहीं होता है, वहाँ की जनता उतना यहाँ पे उत्पादन नहीं कर पाती है, फिर भी वो लोग एक जितना भी उनका उत्पादन, अब तुम खुद लगाओ यार तुम्हारे खेत में, आज के डेट में तो चलो हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, मार्केट से ले रहे हैं, आप खुद लगाओ आपके खेत में, सपोज दैट यहाँ पे 20 kg होता है, कितना होता है, ठीक है, एक टाइम की खेती में, ठीक है, 6 6 महीने में होते हैं ना, जैसे एक साल में धान की खेती आप हो गया 20 kg, कितना हो गया, 20 kg। और 20 kg में अब आप ये मान के चलो कि 20 kg, अब 20 का 1/3 कितना भाग, 1/3 भाग। तो 20 का 1/3 भाग अगर आपको टैक्स देना पड़ा तो आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं ना। अब जरूरी नहीं कि इस बार 20 हो गया, अगर अगर उस खेत में सपोज कभी अगर खेत में अगर 3 किलो गया, और 3 किलो 1/3 एक भाग, एक किलो का क्या करोगे आप लोग। तो इसीलिए याद रखने की उस इस तिहाड़ करके विद्रोह में, तिहाड़ करके विद्रोह में वहां पे एक सबसे बड़ा विद्रोह होता है, उससे हम कहते हैं हाँ, तिहाड़ दंडक, तिहाड़
दंडक या तिहाड़ विद्रोह या तिहाड़ आंदोलन क्या कहते हैं, या उससे अठोर आंदोलन में अठोर विद्रोह क्या कहेंगे, अठोर विद्रोह। अठोर विद्रोह अगर आधा किस टैक्स के उसमें होता है तो तिहाड़ करके उसमें होता है, ठीक है। ये इसमें अब ये डंडा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो टिहरी वाले क्षेत्र में उस टाइम पे जितने भी विद्रोह होते थे, जितने भी आंदोलन होते थे, उसे वहाँ की जो तुम्हारे पास आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, दंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंडक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं उस पर दंडक कार का क्या करेगा, दंडक कहेगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो हमारा टिहरी वाला क्षेत्र है वहां पे हमारे जितने भी विद्रोह होंगे उस समय क्या कहेंगे, दंडक कहेंगे। क्या कहेंगे, दंडक का मतलब भी तुम्हारे पास क्या होता है, विद्रोह या फिर आंदोलन होता है। वहाँ की स्थानीय भाषा में हम विद्रोह या आंदोलन को दंडक नाम से संबोधित करते हैं। और इसलिए इन्होंने इस तिहाड़ कर के विरोध में, अब क्योंकि वहां पे जबरन वहां पे जो वहां पे उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या थे, कारदार के थे, कारदार मतलब कि जो वहाँ पे टैक्स कलेक्टर थे, जो तुम्हारे पास राजा के अधिकारी हुआ करते थे, वो वहाँ पे वहाँ के लोगों से क्या करते, तिहार कर को वसूलते थे। इतना ज्यादा वसूलते थे कि वहाँ की जनता इतनी परेशान हो गई कि उनको क्या करना पड़ा, वहाँ पे विद्रोह करना पड़ा, जिससे कि हम क्या कहते हैं, अठोर पट्टी का तिहाड़ दंडक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये तुम्हारे पास कब हुआ था, सबसे पहले सुदर्शन शाह के शासन काल में होता, वो तुम्हारे पास कब होता, 1851 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज से यही है, ठीक है। तो देखो सुदर्शन शाह आज के लेक्चर थोड़ा सुदर्शन शाह के बारे में हमने चर्चा करी थी, क्योंकि थोड़ा लंबे हो गए इसलिए, क्योंकि हमको थोड़ा समझना पड़ा कि टिहरी रियासत कैसे यहाँ पे बनी, ठीक है। किस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को दोबारा यहाँ पे स्थापित किया, अपनी खोई हुई जनता के दोबारा इनको विश्वास को यहाँ पे उन्होंने जीता था। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे देवी शक्ति सिद्धांत यहाँ पे चलता था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खराब बात ये हुई कि इनकी उसमें सकलाना क्षेत्र में अठोर पट्टी में तुम्हारे पास क्या होता है, तिहाड़ दंडक भी होता है, जो तुम्हारे पास सन 1851 में होता है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, थोड़ा आपको समझने में अच्छा लगा होगा कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था। और यहाँ पे जो हम अब पढ़ेंगे उसमें हमने कमिश्नरी किसको कहते हैं, और किस पर यहाँ पे टीवी रियासत यहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद।